हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कुमार सौरभ चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एमसीक्यू सीरीज का सेट नंबर 11 आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो कि रिलेवेंट है अपकमिंग बीपीएससी एग्जाम, सीडीपीओ एग्जाम, एमपीपीएससी एग्जाम, यूपीपीएससी एंड अदर स्टेट पीएससी एग्जाम। इसके साथ साथ रेलवे और एसएससी के कैंडिडेट भी इससे काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस सीरीज में आज मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, According to Shahnawaz Hussain, Minister of Commerce and Industry of Bihar, in how many countries will the Make in Bihar product of Bihar be delivered? ठीक है, उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के अनुसार मेक इन बिहार उत्पाद को कितने देशों में डिलीवर की जाएगी? 75, 87, 92, 35। तो इसका आंसर है 75। 75 देशों में बिहार के उत्पाद को भेजी जाएगी। 21 सितंबर 2021 को पटना, जो कि बिहार की राजधानी है, के एक अधिवेशन भवन में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे वाणिज्य उत्सव और बिहार में बन रहे बेहतरीन उत्पादों की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया, जिसमें बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकल फॉर ग्लोबल मिशन है, उसके तहत बिहार इसे पूरी दक्षता के साथ आगे बढ़ाएगा और बिहार के उत्पादों को 75 कंट्रीज में निर्यात किया जाएगा, यानी एक्सपोर्ट किया जाएगा। ध्यान देंगे 75, यह बिहार के लिए काफ़ी अचीवमेंट रहेगा। ठीक है, तो बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सीएम नीतीश कुमार। यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान। राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। राजकीय पशु क्या है? बैल, ऑक्स। राजकीय ट्री क्या है? वृक्ष, पीपल। राजकीय फ्लावर क्या है? गेंदा। यहाँ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, ध्यान देंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व 1106 पर्सन प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान देंगे, ये बीपीएससी में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ का जो एरिया है वो कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की राजभाषा क्या है? तो यहाँ की राजभाषा जो है हिंदी और उर्दू है। यदि बिहार की लंबाई देखी जाए तो जो लेंथ है वो 345 किलोमीटर है। याद रखिएगा 345। यदि याद रखने में कठिनाई है तो याद रखिएगा कंसिक्यूटिव नंबर है 3, 4, 5। ठीक है, उसके बाद इसकी चौड़ाई कितना है? तो 483 किलोमीटर। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कितनी सीटें हैं? तो 75 सीटें हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए विधान परिषद में। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ 243 सीट है। लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 243 सीट्स है। ठीक है, अगर जो बात करें राज्यसभा की सीटें, तो राज्यसभा में 16 सीट बिहार से है और लोकसभा में 40 सीट है। राज्यसभा में 16 और लोकसभा में 40। यहाँ की लोक नृत्य क्या क्या है? तो यहाँ की लोक नृत्य है, एक है विदेशिया, कजारी, जाट जाटिन, पनवारिया। ठीक है, तो ये सब यहाँ की लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, has recently been conferred an honorary doctorate in Hindu Studies by the Hindu University of America. हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने हाल ही में किस भारतीय फिल्म अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? परेश रावल, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन या मनोज बाजपेयी? तो जैसा कि आपको पिक में दिख रहा है, ये हैं अनुपम खेर। अनुपम खेर। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने हाल ही में जो बॉलीवुड एक्टर हैं अनुपम खेर को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। यह अमेरिका राज्य फ्लोरिडा में स्थित इस यूनिवर्सिटी में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में उन्हें हिंदू अध्ययन में पीएचडी की मानद उपाधि प्रदान की गई। अमेरिका हिंदू विश्वविद्यालय ऑरलैंडो, फ्लोरिडा, अमेरिका में स्थित एक अमेरिकी गैर लाभकारी हिंदू शैक्षणिक संस्थान है और इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। 1993 में हुई थी। बिहार से रिलेटेड एक और करेंट अफेयर्स ये है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बने? आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं: गंगा कुमारी,
रचित राज, पंकज कुमार या सहदेव राज? तो ध्यान दीजिएगा, रचित राज जो हैं बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बने हैं और इनकी उम्र 23 साल है। ठीक है, ये 2018 के जो पुलिस बैच है उसमें ये अभी कैमूर में एसपी ऑफिस के गोपनीय शाखा में तैनात हैं। ठीक है, और इनसे पहले कौन था? तो इनसे पहले राजस्थान की एक ट्रांसजेंडर सिपाही बनी थी गंगा कुमारी। तो बिहार के केस में पूछेगा तो रचित राज बताइएगा और राजस्थान के केस में गंगा कुमारी। तो दोनों स्टेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, विच स्टेट और यूटी हैज फॉर्मली रोल्ड आउट ई कुबेर पेमेंट सिस्टम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने औपचारिक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक की ई कुबेर भुगतान प्रणाली को शुरुआत की है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार या मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ई कुबेर सिस्टम पेमेंट क्या है? ये ई कुबेर पेमेंट सिस्टम क्या है? यह आरबीआई ने जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया है 18 फरवरी 2021 को। समझ गए? 18 फरवरी 2021 को लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि जो जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी एम्प्लॉई हैं उनकी पेंशन या सैलरी या किसी भी तरीके की जो गतिविधि होगी इस ऐप के माध्यम से होगी। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर इज़ द फर्स्ट यूनियन टेरिटोरी टू इम्प्लीमेंट कुबेर पेमेंट सिस्टम। हालांकि ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन इसका वर्जन जान जाइए, 2.9 वर्जन है, 2.9 वर्जन। और यह देखिए, ये जो सिस्टम है विल बी इनिशियली इम्प्लीमेंटेड इन द सिविल सेक्रेटेरिएट ट्रेजरी ऑन पायलट बेसिस एंड शॉर्टली विल बी लॉन्च्ड इन फॉर अदर ट्रेजरीज। समझ गए? कुछ इसके मतलब कि हाइलाइट्स बता दूं आपको, सुन लीजिएगा। ये किसको रिप्लेस करेगा? इट विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पेमेंट इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज सैलरी एंड पेंशन। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, पहले ही बताएं कि जितने भी वहाँ के वर्किंग एम्प्लॉय हैं उनके सैलरी और पेंशन जो है इस ऐप के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। जैसे देखिए, कहीं कहीं जो है डिफेंस में तुलिप ऐप चलता है, कहीं कहीं सीजीएम में आपका चलता है पीएफएमएस ऐप, वैसे ही ई कुबेर है, ये पेमेंट सिस्टम ऐप है आरबीआई की। इसकी कैपेबिलिटी कितना है? तो इसकी कैपेबिलिटी है इट इज़ कैपेबल ऑफ मेकिंग 50,000 ट्रांजेक्शन एट ए टाइम। 50,000 ट्रांजेक्शन एट ए टाइम ये करेगा। ध्यान देंगे, 50,000 ट्रांजेक्शन। एक्सेस क्या है इसका, कहाँ तक पहुँच है? तो द ई कुबेर पेमेंट प्लेटफॉर्म कैन बी एक्सेस्ड बाई ट्रेजरी नेट ऑल ट्रेजरीज थ्रू ए वेब बेस्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम। इसमें जो है इंटरमीडियरी बैंक की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इंटरमीडियरी बैंक नहीं रहेगा इसमें। ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गवर्नमेंट विल बी डायरेक्टली डील्ड बाय आरबीआई विदाउट एनी इंटरमीडियरी बैंक्स। बेनिफिट्स क्या होगा? तो इट इनेबल्स द बेनिफिशियरी रिसीव द पेमेंट विदाउट डिले, कोई डिले नहीं होगा। एंड ऑल्सो एलिमिनेट द रिस्क ऑफ पेपर वाउचर्स बीइंग लॉस्ट इन ट्रांजिट। पेपर वाउचर मतलब ग्रीन बैंकिंग का एक तरीके से आप बोल सकते हैं। ई कुबेर है क्या? ई कुबेर जो है यह सीबीएस है, सीबीएस नाम सुने होंगे, कोर बैंकिंग सर्विस है। ठीक है, यह क्या इनेबल करता है? तो इट इनेबल्स ईच बैंक टू कनेक्ट देयर सिंगल करेंट अकाउंट अक्रॉस द कंट्री। आपको पता होगा या नहीं, जान जाइए कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं ये ई कुबेर ऐप से ही ऑक्शन किए जाते हैं आरबीआई के थ्रू। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। यदि जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से मेन जो हैं क्या बोल सकते हैं नेशनल पार्क हैं? तो ध्यान देंगे, एक नेशनल पार्क है यहाँ दचीग्राम नेशनल पार्क, दचीग्राम। ठीक है, दूसरा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क। तीसरा है सिटी फॉरेस्ट, यानी आप सलीम अली नेशनल पार्क जो है इसको सिटी फॉरेस्ट भी कहते हैं, सलीम अली को सिटी फॉरेस्ट भी कहते हैं। लेकिन सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है? गोवा में है, ध्यान देंगे। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी जम्मू एंड कश्मीर में। और एक है काजीनाग नेशनल पार्क, काजीनाग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काजीनाग नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अभी जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो अभी जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर है। सेकेंड है, फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट थे गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। अभी गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है?
तो अभी जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं वो कैग हैं, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग का जिक्र किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 148 टू 151। तो ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिकम द 9th मेंबर ऑफ संघाई कोऑपरेशन मूवमेंट? संघाई कोऑपरेशन मूवमेंट का 9th सदस्य कौन सा देश बना? तो संघाई कोऑपरेशन संगठन का जो संघाई कोऑपरेशन मूवमेंट है, इसका जो 9th सदस्य बना वो ईरान बना। कौन सा बना? ईरान। बी आंसर हो जाएगा, ईरान। ठीक है, ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। एससीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है एससीओ का वह बीजिंग में है। कहाँ है? बीजिंग। ध्यान देंगे, बीजिंग। इसका क्रिएशन ऑफ एससीओ कब हुआ था? तो ये 15 जून 2001 को अनाउंस किया गया था। और फोर्स में कब आया? तो फोर्स में आया ये 19 सितंबर 2003। 19 सितंबर 2003। 2001 में अनाउंस हुआ जून में, और सितंबर 2003 में यह इन फोर्स में आया। अगर जो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो चाइनीज एंड रसियन है। ध्यान देंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है एससीओ की चाइनीज एंड रसियन है, रसियन। ठीक है। और अगर जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें एससीओ के लिए, तो इंडिया जो है 8 to 9 जून 2017 को जो अस्ताना समिट हुआ था एससीओ का, वहाँ इंडिया ज्वाइन किया था अस्ताना समिट में। ध्यान देंगे, इसके सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन है एससीओ के? सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी द हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ काउंसिल। ठीक है। एससीओ परमानेंट बॉडीज कौन कौन है? तो एससीओ सेक्रेटेरिएट बीजिंग है, और एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स। आपको हम कल ही बताए थे कि रैट्स संस्था जो है, जो मेरे पिछले वाले वीडियो है वो ध्यान दीजिएगा, जो रैट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके तहत काम करता है? तो एससीओ के तहत। ठीक है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये पिछले वाले में देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रजिस्टर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट केस ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन विथ H5N8 बर्ड फ्लू? H5N8 बर्ड फ्लू का इंसानों में पहुंचने वाला पहला मामला आया है। ये जनरली बर्ड में होता है, लेकिन इंसानों में पहला मामला देखने को मिला है। तो किस देश में मिला है? कौन से देश ने इसको रजिस्टर्ड किया है? तो इसे रसिया ने किया है, रूस। ठीक है, ये देखिए, ये वायरस है, इसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। रसिया ने डिक्लेयर किया कि उस रसिया के यहाँ H5N8 एवियन फ्लू इन ह्यूमंस का मतलब कि एक केस आया है, और WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके बारे में अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, इन्फ्लुएंजा का देयर आर डिफरेंट सब टाइप्स ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, और लेकिन ये ह्यूमन में पहला मामला आया है। कुछ एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में जान जाइए। एवियन इन्फ्लुएंजा यू कैन से बर्ड फ्लू। तो यह क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन है। एवियन इन्फ्लुएंजा जो है एक वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, दैट कैन इन्फेक्ट नॉट ओनली बर्ड्स बट ऑल्सो ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स। मोस्ट फॉर्म ऑफ द वायरस आर रिस्ट्रिक्टेड टू बर्ड्स। इसके जितने, देखिए इसका कौन कौन सा फॉर्म है, जैसे आप कोरोना का सुनते हैं ना, क्या स्ट्रेन, तो सुनिए 9 नॉन सब टाइप्स इसका है। इसका कितना नोन है? तो इसका 9 स्ट्रेन अभी सामने आया है। तो कौन कौन सा है? एक है H5N1, एक है H5N1। ठीक है, फिर इसी तरीके से H5N2, H5N3, H5N4, सिमिलरली H5N5, H5N6, H5N7, H5N8 और H5N9। तो अभी H5N8 वायरस जो है वो ह्यूमन में पाया गया है, रसिया में H5N8। इसका 9 सब टाइप से 9 स्ट्रेन है। और यह क्या है? यह हाईली कॉन्टाजियस वायरल डिजीज है, हाईली कॉन्टाजियस है। ध्यान देंगे, और यह क्या करता है? यह अफेक्ट बहुत सारे स्पीसीज को कर रहा है। और यह फूड प्रोड्यूसिंग बर्ड्स जैसे चिकन्स होता है, क्वेल्स होता है, ये सब में काफ़ी पाया जा रहा है। इसके साथ साथ ये पेट बर्ड्स एंड वाइल्ड बर्ड्स में भी पाया जा रहा है। ध्यान देंगे, वर्ड्स में पाया जाता है, ना कि एनिमल हम बात कर रहे हैं। ओकेजनली मम्मल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस में कॉन्ट्रैक्ट विथ एवियन इन्फ्लुएंजा, जैसा कि रसिया में देखने को मिला है। देखिए,
इन्फ्लुएंजा ए वायरस जो है वो क्लासिफाइड इनटू सब टाइप्स बेस्ड ऑन टू सरफेस प्रोटीन HA एंड NA। ठीक है, तो ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, यदि रसिया की बात करें तो रसिया की जो कैपिटल है वो कहाँ है? मॉस्को। रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट, किस राज्य में ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सुविधा अश्विन पोर्टल एवं वंडर ऐप लॉन्च किया गया है? ठीक है, इन विच स्टेट ई संजीवनी टेलीमेडिसिन फैसिलिटी, ठीक है, अश्विन पोर्टल एंड द वंडर ऐप वाज लॉन्च्ड। तो यह जो है बिहार में लॉन्च किया गया है, बिहार में, ध्यान देंगे। जो बिहार में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। कौन कौन सा है? ई संजीवनी टेलीमेडिसिन फैसिलिटी, अश्विन पोर्टल और आपका वंडर ऐप। ध्यान देंगे, ये तीनों ध्यान दें, बिहार के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यह किस चीज़ में मदद करेगा? तो जो ई संजीवनी है यह डॉक्टर टू डॉक्टर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा और पेशेंट टू डॉक्टर फैसिलिटी, इसका जो OPD होगा ई संजीवनी का, वो पेशेंट टू डॉक्टर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि बिहार की बात करें तो बिहार में 5 मेन नेशनल पार्क्स हैं। कौन कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क है, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कांवर लेक बर्ड सेंचुरी है, विक्रमशिला गंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट, हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? अक्षय कुमार को मिला, अक्षय कुमार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट, विच एमंगस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द विनायक दामोदर सावरकर? निम्न कथनों में से कौन सा कथन विनायक दामोदर सावरकर के बारे में सही है? फर्स्ट है, ही फाउंडेड अभिनव भारत ए रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने अभिनव भारत नाम के एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। फर्स्ट जो है सही है, ठीक है, फर्स्ट जो है सही है। सेकेंड, इन ऑर्डर टू इंस्पायर इंडियन नेशनलिस्ट ही रोट द बायोग्राफी ऑफ मैजिनी, जोसेफ मैजिनी का। ये भारतीय राष्ट्रवादियों को मोटिवेट करने के लिए मैजिनी की जीवनी लिखी। तो ये भी सही है, उन्होंने मैजिनी की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ही ऑल्सो ऑथर्ड द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 विच प्रोवाइड्स ए नेशनलिस्ट व्यू ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक एक बुक लिखी थी जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो ये भी सही है। ही जम्प्ड इनटू द सी फ्रॉम द सेलिंग शिप इन ऑर्डर टू एस्केप ब्रिटिश कैप्टिविटी। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने हेतु वे एक चलते समुद्री जहाज से समुद्र से कूद पड़े थे। तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव। अब देखें ऑप्शन में कौन सा है। ऑप्शन में ये देखिए विनायक दामोदर सावरकर का इमेज है, तो ऑप्शन में होगा मोर देन वन, यानी यहाँ पे तो सारा आंसर होगा मोर देन वन। ये सारे विनायक दामोदर सावरकर से जुड़ा हुआ है और इसे ध्यान देंगे सारे स्टेटमेंट पे, क्योंकि इसमें से कोई एक स्टेटमेंट दे देगा उससे क्वेश्चन बन जाएगा। जो विनायक दामोदर सावरकर थे और गणेश दामोदर सावरकर, इन्होंने एक मित्र मेला नाम का ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था। मित्र मेला, ध्यान देंगे, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर ने मित्र मेला नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था। मित्र मेला, क्वेश्चन पूछ सकता है मित्र मेला से कौन कौन से जुड़े थे? तो मित्र मेला से जुड़े थे विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर। वर्ष जो ईयर 1904 था, ईयर 1904 में मित्र मेला के जो 200 मेंबर थे, 200 मेंबर वो नासिक में एक जगह एकत्र हुए और सावरकर ने यहीं पे जो मित्र मेला था उनका नाम चेंज कर दिया और मित्र मेला ही आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अभिनव भारत, यानी मित्र मेला को ही अभिनव भारत कहा जाता है। ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मित्र मेला को ही अभिनव भारत कहा जाता है। ठीक है, सावरकर ने 28 सितंबर 1906 को मैजिनी की जीवनी को वो कंप्लीट किए थे। डेट याद रखिएगा। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी
भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857, जैसा कि आपको हमने दे रखा है स्टेटमेंट में, वहाँ से ध्यान देंगे। और जब सावरकर को इंग्लैंड से भारत लाया जा रहा था तो क्वेश्चन पूछता है किस जहाज़ में लाया जा रहा था। सावरकर को इंग्लैंड से इंडिया किस शिप में लाया जा रहा था, तो इन्हें एस एस मौर्या नामक शिप में लाया जा रहा था, एस मौर्या, ध्यान देंगे। तो ये क्या किए कि ये 8 जुलाई 1910 को, ध्यान देंगे डेट, बीपीएससी के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ डेट पूछ दी जाती है एग्जैक्ट। 8 जुलाई 1910 को यह जहाज़ मार्सेलेस बंदरगाह पोर्ट पे पहुंचा, मार्सेलेस पोर्ट पे। तो ये ब्रिटिश कैद से, माने उनके कैप्टिविटी से फ्री होने के लिए वो चलती जहाज़ से कूद पड़े थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिर से मतलब कि क्या हो गए, गिरफ्तार कर लिए गए थे। लेकिन ये चारों स्टेटमेंट जो है सही है, इनके केस में ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वेयर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर लोकेटेड इनेबलिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेजिस्लेट ऑन काउ स्लाउटर। यह काफ़ी बर्निंग टॉपिक है। केंद्र सरकार गौ हत्या पर कानून बनाने में सक्षम बनाने वाली संवैधानिक शक्ति का जिक्र कहाँ की गई है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 48 इन द DPSP, एंट्री 17 लिस्ट 3 इन शेड्यूल 7 प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, रेसिड्यूरी पावर अंडर आर्टिकल 248, या इसमें मोर देन वन है, नन ऑफ द एबव है। तो ये जो गौ हत्या पे जो पाबंदी लगाने वाली है, यह कहाँ पे जिक्र है, तो यह जिक्र है आर्टिकल 41 में DPSP में, आर्टिकल 41 DPSP में। ठीक है, जैसा कि मैं आपसे हमेशा जिक्र करता हूँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यह आयरलैंड से बोरो किया गया है। कहाँ से बोरो किया गया है, आयरलैंड से बोरो किया गया है। इसकी DPSP की जिक्र पार्ट 4 में आर्टिकल 36 टू 51 तक है, आर्टिकल 36 टू 51 तक है। और इसमें क्या जिक्र मिलता है, DPSP का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जो DPSP का ऑब्जेक्टिव है, एक है वेलफेयर ऑफ द स्टेट, वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट, दूसरा क्या है, दूसरा जो इसका है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रोवाइड करना, ये DPSP का क्या है, ऑब्जेक्टिव है। आइए, जो DPSP है, ठीक है, उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसका क्लासिफिकेशन 3 भागों में किया जा सकता है। इसके पहले वाले वीडियो में भी आपसे जिक्र किए थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट ओरिजिनली क्लासिफाइड DPSP, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट एंड डायरेक्शन दे आर यूजुअली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कौन कौन सा टाइप्स है, तो फर्स्ट है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, सेकेंड है गांधीयन प्रिंसिपल, और थर्ड है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। ध्यान देंगे, 3 प्रिंसिपल है DPSP में। तो जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, इसमें कौन कौन से आर्टिकल का जिक्र है, आर्टिकल 38, ठीक है, सेकेंड आर्टिकल 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 47। जो गांधीयन प्रिंसिपल में किस किस आर्टिकल का जिक्र है, आर्टिकल 40 विलेज पंचायत पता है, 43 प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, 43V, 46 क्या है, प्रमोट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SCs एंड STs एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, आर्टिकल 47 और आर्टिकल 48 यहीं पे जिक्र है गांधीयन प्रिंसिपल में। ध्यान देंगे, अभी जो क्वेश्चन आया था ये गांधीयन प्रिंसिपल का आर्टिकल है, बहुत बार आपसे जिक्र कर चुके हैं। प्रोविड द स्लाउटर ऑफ काउज, काब्स एंड अदर मिल्च एंड ड्राउट कैटल एंड टू इम्प्रूव दियर ब्रीड्स। मिल्च का मतलब होता है मिल्क गिविंग एनिमल। ठीक है, तो ये गांधीयन प्रिंसिपल का आर्टिकल है। अगर जो आप मेरे सारे वीडियो देखते होंगे तो सारे में हम इसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रखे हैं। थर्ड है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, आर्टिकल 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में कहाँ लागू है, तो गोवा में लागू है। आर्टिकल 45, आर्टिकल 48 क्या है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री है। आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स, प्लेसेज एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट। ठीक है, आर्टिकल 50 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सेपरेट द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस से रिलेटेड है, तो ये आपका
जो हुआ, ये जो लास्ट वाला हम आपसे जिक्र किए हैं, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखिए, सारा लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स कोगुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से मानव शरीर के अंदर रक्त के जमाव को रोका जा सकता है? किसकी उपस्थिति से रोका जा सकता है? तो इसका ऑप्शन होगा हेपरिन। क्या होगा? हेपरिन रक्त के जमाव को रोकती है। हेपरिन जो है रक्त के जमाव को रोकती है। कहाँ रोकती है? तो हेपरिन जो है इनसाइड द बॉडी रोकती है। ध्यान देंगे, बॉडी के अंदर। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि यदि बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट हो गया तो क्या होगा? तो वहाँ हेपरिन होती है जो इस मतलब कि ऐसा होने नहीं देती है। हेपरिन जो है लीवर से प्रोड्यूस होती है। हेपरिन एक प्रोटीन है जो लीवर से प्रोड्यूस होती है। यदि बात फाइब्रिनोजन की करें, फाइब्रिनोजन की बात करें तो फाइब्रिनोजन जो है यह ब्लड को क्लॉटिंग करवाता है। हेपरिन रोकता है, लेकिन फाइब्रिनोजन जो है यह ब्लड की क्लॉटिंग करवाता है। कहाँ करवाता है? तो आउटसाइड द बॉडी। कभी हमें कट फट गया या मतलब कि मेजर चोट आया तो आप देखते होंगे ब्लड रक्त का थक्का जम जाता है, जो आप याद करते हैं कि विटामिन के जिम्मेवार है। विटामिन के को फिलोक्यूनोन कहा जाता है। तो फाइब्रिनोजन के कारण यह ब्लड क्लॉटिंग आउटसाइड द बॉडी करवाता है, वेयरएज हेपरिन जो है ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड द बॉडी करवाता है। तो यू कैन से हेपरिन एंड फाइब्रिनोजन जो है ये एंटागोनिस्टिक रोल प्ले करता है। हेपरिन फाइब्रिनोजन, हेपरिन जो है ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड द बॉडी रोकता है और फाइब्रिनोजन जो है आउटसाइड द बॉडी ब्लड क्लॉटिंग करवा देता है। ब्लड को रोकने के लिए फाइब्रिनोजन के अलावा प्रोथ्रोम्बिन भी होना चाहिए। फाइब्रिनोजन प्लस प्रोथ्रोम्बिन, ध्यान देंगे। और ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम के साथ साथ विटामिन के भी जिम्मेवार है। कैल्शियम के साथ साथ विटामिन के भी, विटामिन के को फिलोक्यूनोन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन, ठीक है। और आयरन के कारण ही ब्लड का कलर जो होता है रेड होता है, ध्यान देंगे। और यह जो होता है हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन एंड CO2 को एक्सचेंज में हेल्प करता है, ठीक है। लीवर के बारे में आपको कितनी बार बता चुके हैं कि लीवर जो है मैक्सिमम रीजनरेशन पावर इसके पास है, ठीक है। लीवर मैक्सिमम रीजनरेट पावर किसके पास है? लीवर के पास। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज का सेट आपको कैसा लगा, मेरे पढ़ाने का स्टाइल कैसा लगा, आप कमेंट करें। यदि आपको अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और नहीं भी लाइक और सब्सक्राइब करते तो शेयर ज़रूर करें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।